2 लेकर आ गए हैं पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग का। अभी हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि पर्यटन के तत्व क्या होते हैं, हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं कि पर्यटन के उत्पाद क्या होते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देख लीजिएगा। शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो हम पर्यटन के तत्व तो हम समझ चुके थे, अब हम पर्यटन के उत्पाद समझने वाले हैं कि पर्यटन के उत्पाद होते क्या हैं। ठीक है, तो पर्यटन के उत्पाद से मतलब आशय क्या है कि जो पर्यटन स्थल होते हैं, जो पर्यटन स्थल होते हैं, तो वहां पर उत्पाद से हम क्या समझते हैं, उत्पाद से हम किस तरीके से लाभ कमा सकते हैं, किस तरीके से वहाँ की चीजें वहाँ आसपास, जैसे अपन कह सकते हैं कि वहाँ जैसे अपन आवास, पर्यटन के तत्व में हमने आवास पढ़ा था। ठीक है, आवास पढ़ा था, तो आवास का मतलब होता है विश्राम गृह। ठीक है, तो कुछ सार्वजनिक भी होते हैं, कुछ प्राइवेट भी वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, और कुछ निःशुल्क सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। अत्यधिक पर्यटन स्थल पे अपन जैसे देखते हैं, अपन सिटी हो, वहाँ पे बहुत ही कम लागत में सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो अपन पर्यटन के उत्पाद में पढ़ रहे हैं कि भैया होटल, अगर वहाँ पे होटल खुली है, रुकने के लिए, रहने के लिए विश्राम गृह है, तो उसमें हमारा पैसा लगता है, तो ये पर्यटन के उत्पाद के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। ठीक है, फिर हमारा इसमें चीजें आती हैं कि परिवहन, ये भी पर्यटन के उत्पाद में है। आज हम जैसे एक जगह से किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो उस जगह पे जाने के लिए हमें, या तो अगर हम रेल परिवहन का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें भी हमें पैसा लगना है। ठीक है, सड़क परिवहन का कर रहे हैं तो उसमें भी खर्चा है, और अगर हम वायु परिवहन से मतलब जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो उसमें भी हमें खर्चा लगना है। जो 3 तत्व में तीसरा तत्व हमारा है गाइड। ठीक है, जो वहाँ पे टूरिस्ट गाइड होते हैं, जिनको वहाँ पता नहीं होता कि क्या है कैसा है, जो गाइड भी एक पर्यटन के उत्पाद के अंतर्गत आता है। अब इनके उत्पाद के प्रकार होते हैं 3। ठीक है, 3 कैसे होते हैं कि भैया उत्पादन कैसे होता है इनका। पहला तो अपना हो गया घरेलू हो गया, जैसे अपना भारत है। ठीक है, भारत के अंतर्गत जो भी पर्यटन स्थल आते हैं, और उसमें जो भी पर्यटक वहां पर जाते हैं घूमने के लिए, दर्शन के लिए लोग वहां पे जाते हैं किसी मंदिर में, और वहां से जो उत्पादन होता है, जो टिकट का हो गया, जैसे म्यूजियम में अपन जाते हैं, तो म्यूजियम में अपन को क्या लगता है, टिकट लगती है। ठीक है, तो जो पर्यटन के उत्पाद के रूप में अपना पहला हो गया, क्या हो गया, पहला अपना घरेलू उत्पादन, घरेलू पर्यटन से उत्पादन। ठीक है, दूसरा हो गया अपना इनबाउंड से मतलब ये होता है कि जो मतलब गैर निवासी होते हैं। ठीक है, गैर निवासी मतलब जो दूसरे देश से लोग आए हुए होते हैं। ठीक है, अब हो जाते हैं इनबाउंड, मतलब गैर निवासी, अपने जो गैर निवासी पर्यटक हो गए। ठीक है, तीसरा अपना आता है क्या, आउटबाउंड मतलब जो विदेशी, किसी गैर देश के लोग अपने यहाँ पर आते हैं, वो आउटबाउंड हो गया। तो पर्यटन के उत्पाद होते हैं 3। ठीक है, जो अपना राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद होती है, जीडीपी है अपनी, जीडीपी अपनी है 6.23%। ठीक है, ये है। फिर इसमें रोजगार का इसमें परसेंट है कि पर्यटन के उत्पाद के रूप में रोजगार कितना बढ़ा हुआ है, रोजगार बढ़ा हुआ है 8.78%। ठीक है, अब इसमें चीजें आ जाती हैं कि अपन इसमें अपना कितना क्या प्रॉफिट होता है। तो भैया विदेशी जो पर्यटक होते हैं, विदेशी पर्यटक 50 लाख पर्यटक वार्षिक रूप से हमारे यहाँ पर्यटन स्थलों पर आते हैं। वार्षिक 50 लाख पर्यटक हमारे देश में विदेश से आते हैं देखने के लिए, पर्यटन स्थलों में घूमने के लिए। ठीक है, यात्रा करने के लिए। और फिर यही अगर हमारा देखें तो हमारे जो भारत के पर्यटक होते हैं, 56.2 करोड़ वार्षिक हमारे भारतीय पर्यटक हैं, जो हमारे पर्यटन स्थलों में विचरण करने के लिए या यात्रा करने के लिए आते हैं। भारत में जो हमारा पर्यटन से हमारा सबसे बड़ा एक सेवा उद्योग है, जो हमारी इकोनॉमी में या हमारी जीडीपी को बढ़ाने में मदद करता है, और रोजगार के अवसर भी हमें प्राप्त कराता है। तो ये हमारे पर्यटन के उत्पाद हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है ना, इसमें हमारा जैसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि भैया 25 जनवरी को हमारा पर्यटन दिवस भारत में मनाया जाता है। कितनी जनवरी को, 25 जनवरी को। ठीक है ना, और जो भारत में है, जो पर्यटन निगम या जो पर्यटक विकास के लिए जो स्थापना हुई थी 1966 में, पर्यटन विकास निगम की स्थापना हमारे भारत में हुई थी। और फिर हमारे पास जो भारत के पर्यटन मंत्री हैं, श्री जी किशन रेड्डी जी, हमारे भारत के पर्यटन मंत्री हैं। ऐतिहासिक स्मारक स्थल हैं और जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में समझते हैं हम। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के बारे में कि मध्य प्रदेश राज्य में जो सांची
स्तूप जो विश्व की 40 धरोहरों में से एक में इसका नाम आता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये है क्या। तो ये रायसेन जिले में एक पहाड़ी पे स्थित एक छोटा सा गांव है, ठीक है। और ये भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर के आसपास पूर्वोत्तर की दिशा में बसा, जिनको मतलब जो खोज में पता लगाया गया है, जो तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के काल के टाइम के हुए हैं, उस समय के वो बने हुए हैं। भीमबेटका भी रायसेन जिले में ही आती है। और ये सांची का क्या है, सांची जो है, सांची बहुत से लोगों को लगता है कि विदिशा जिले में आता है, क्योंकि विदिशा से काफी नजदीक पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली में आता है रायसेन जिले में, ठीक है। और जो गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी यहाँ पर सांची स्तूप में पाए जाते हैं, ठीक है। स्तूप है वो सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी में बनवाया था। ऐतिहासिक अपन रूप से देखें तो इसमें किसका साम्राज्य रहा है और किसने कितना इसमें राज किया है, और इसमें कितना पुनः निर्माण करवाया है, निर्माण कार्य करवाया है, या सांची के उत्थान के लिए किस सम्राट ने कार्य किया है। तो देखा जाए तो सुंग काल में, जब दूसरी शताब्दी में, यहाँ पे एक माना जाता है, जो इतिहासकार हैं उनका मानना यह है कि जो सम्राट पुष्यमित्र का जो उत्थान हुआ था, वो उस उत्थान ने पुष्यमित्र जो सम्राट थे उसने तोड़ फोड़ की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया था। और फिर यही माना जाता है कि फिर सम्राट पुष्यमित्र के जो पुत्र थे अग्निमित्र, उनने फिर इस जो तोड़ फोड़ वहाँ पे हुई थी सांची के स्तूप की निर्माण कार्य करवाया, और फिर उस पुनः निर्माण को और विकसित रूप से सांची में अगर सुंग काल के बाद देखें तो सातवाहन काल में, मतलब काल के जो राजा थे, राजा सतकर्मी, उनने भी इस सांची के विस्तार और विकास में अतुलनीय योगदान दिया है। तो राजा सतकर्णी ने जो सांची के स्तूप का दक्षिणी जो द्वार था, वो उपहार स्वरूप वहाँ बनाया गया था सांची के स्तूपों में। और वहाँ बौद्ध कलाएं बहुत सी देखने को मिलती हैं, जो बौद्ध की वहाँ पे कलाएं हैं, और बौद्ध के जो जीवन यापन का, बौद्ध जीवन काल का जो वहाँ पे उसका प्रतीक देखने के लिए वहाँ पे मिलते हैं, बौद्धिक कलाएं वहाँ देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म के एक बौद्ध धर्म को दर्शाता है। यहाँ पे 2-3 स्तूप हैं और यहाँ पे अत्यधिक मंदिर हैं। अब हमारा दूसरा हम जो पढ़ने वाले हैं खजुराहो, ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। अब हम खजुराहो के विषय में पढ़ते हैं आगे। प्राचीन कालतम जो खजुराहो का नाम है वो खजूरबाई का था, ठीक है। खजूरबाई का के नाम से, खजूरपुर के नाम से खजुराहो को पहले जाना जाता था। उसके बाद ये देश के सर्वश्रेष्ठ जो मध्यकालीन भारत था, जो मध्यकालीन काल के समय से मिल किया हुआ है। यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म के अनेक मंदिर देखने को मिलते हैं। इसका ऐतिहासिक और यहाँ पे जो भारतीय संस्कृति है, सामाजिक साहित्यिक रूप से खजुराहो में दर्शाई गई है, ठीक है। तो जो खजुराहो का जो निर्माण है, चंदेल वंश के शासकों ने, चंदेल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया है। और चंदेल वंश के जो संस्थापक, मतलब जो राजा यहाँ के माने जाते हैं, वो चंद्रवर्मन माने जाते हैं। चंद्रवरदाई जो कवि हैं, उनकी एक रचना है पृथ्वीराज रासो में इसका उल्लेख मिलता है। और एक ऐतिहासिक इससे एक कहानी और जुड़ी हुई है कि जो चंद्रदेव थे वो हेमवती की ओर आकर्षित हो गए थे। यह इसके नज़दीक देखने लायक। और खजुराहो में भी बहुत साहित्यिक और सांस्कृतिक चीज़ों का। तीसरा हमारा है विदिशा, ठीक है ना। तो विदिशा जो है हमारे प्राचीनतम नगरों में से एक है, ठीक है। माहिष्मती के बाद विदिशा नगर ही हमारा जो राजधानी का बनने का सौभाग्य माहिष्मती के बाद विदिशा नगर को ही प्राप्त हुआ था। यहाँ पर गिरधारी, उदयेश्वर, दशावतार और माला देवी, बजरामठ, गाडरमल और 16 खंबी मंदिर यहाँ पर स्थित है। यहाँ विदिशा नगरी जो है इसको प्राचीनतम धनी, मतलब ऐतिहासिक रूप से, पुरातत्विक रूप की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक बहुत धनी और विकसित नगर हुआ करता था। ये 50 किलोमीटर स्थित वहाँ पर एक रावण नगर भी, एक ग्राम स्थित है, जहाँ पे पूरे विश्व में रावण की कहीं पे पूजा नहीं होती, लेकिन कहा जाता है कि रावण के जो वंश, या जो उनका कहते हैं कि यहाँ पर उसके वंश के ब्राह्मण हैं और उसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। वंश का अगर देखा जाए तो श्री राम जी के समय का काल था, जिनके सगर, जो उनके सूर्यवंशी राजा सगर हुआ करते थे,
उनका भी यहाँ पे अस्तित्व मिलता है। और शत्रुघ्न जी जो थे उनने अपने पुत्र को मतलब उनको दिया था इस विदिशा नगर को। एरण है अब हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं, एरण के विषय में जानने वाले हैं। तो एरण हमारे ही बुंदेलखंड का एक क्षेत्र है जो सागर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, एरण में भगवान नरसिंह का मंदिर और बहुत बड़ा राजधानी के अंतर्गत यहाँ पे आता था। यहाँ गुप्त काल के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर समुद्रगुप्त ने भी अपने अभिलेखों में एरण का उल्लेख किया है। पुरातात्विक चीजें पाषाणकालीन और गुप्तकालीन ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं। और यहाँ के जो मंदिरों के गर्भगृहों में गंगा और यमुना को दर्शाया गया है, चित्रकालीन रूप से रहते हैं। तो यहाँ के मंदिरों के गर्भगृह भी हमारा बीना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये हमारा जो दिल्ली राजमार्ग है वहाँ पर ये उसके पास ही नजदीक ही पड़ता है उदयगिरी। अब हम समझेंगे उदयगिरी के बारे में। ठीक है, अब हमारा उदयगिरी है, हमारा एलोरा और अजंता की तरह तो ये फेमस नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे दो गुफाएं हैं, एक उदयगिरी की गुफा है और दूसरी खंडगिरी। तो उदयगिरी की गुफा के बारे में हम समझ रहे हैं। तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं इनका जो आरंभ है 5वीं शताब्दी में बताया जाता है। ठीक है, यहाँ लगभग 18 से 20 गुफाएं हैं और ये इनकी जो ऊंचाई है 135 फीट लगभग मानी जाती है। तो ये उदयगिरी की गुफाएं हैं। यहाँ पर एक गुफा है रानी गुफा। रानी गुफा 2 इमारत ऊंची लंबी ऊंचाई में 2 इमारत डबल मंजिल टाइप की गुफाएं हैं। एक सूर्य का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ये हमारी यहाँ पर 18 से 20 गुफाएं हैं। रानी की गुफाएं हैं, कुछ ऊंची नीची गुफाएं, देवी देवताओं की गुफाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारी उदयगिरी की गुफाएं थी। हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे त्रिपुरी और भेड़ाघाट और 64 योगिनी जो हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, उनके विषय में हम जानेंगे। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल हैं। इसको जानने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा एक प्रयास चल रहा है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें। और आपको किस विषय में अत्यधिक जानकारी चाहिए है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसके लिए कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की।